वे के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन सारी पढ़नी है, तो उसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसलिए हमने परमानेंट सर्कुलेशन जो है वो, उससे आपको नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है जी। एनी आइडिया अबाउट परमानेंट सर्कुलेशन? जी, एनी स्टूडेंट, एनी आइडिया अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन? आपको वैसे इनमें से बहुत सी चीजें पता है। एनी स्टूडेंट? पल्मोनरी सर्कुलेशन जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेकर आना हार्ट में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करना पूरी बॉडी में, हाँ सर्कुलेट जी। करना। देखना सिंपल सी, एक पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी वेन है, आपको पता ही है। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? एंड दैट कंटेन्स, यानी जो हमने बचपन में भी पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाइड वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वाइड आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वरना तमाम आर्टरी में। तो pulmonary artery contains oxygenated blood and pulmonary vein contains oxygenated blood. तो pulmonary circulation आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हार्ट से ब्लड निकला, एओर्टा में गया, एओर्टा से फिर सारी हमारी आर्टरीज हैं, सिस्टेमिक आर्टरीज से सारे हमारे जिस्म में ब्लड गया, सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक वेन्स, फिर हमारा सिस्टेमिक वेन्स के जरिए लेफ्ट राइट साइड हार्ट पे गया, यानी राइट में राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इन द लंग्स, लंग्स के अंदर वेन्स, वहां पर कैपिलरीज होते हैं, ब्रोंकियल होती हैं लंग्स के अंदर, और पल्मोनरी वेसल, ब्रोंकियल वेसल्स, पल्मोनरी कैपिलरीज, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एक्सचेंज होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो ये लंग के अंदर ब्लड हमारा सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है जी। सो फिर लिम्फेटिक्स भी होती हैं, थोड़ी सी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ठीक है जी, कि हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है जी, इस तस्वीर में आप यू कैन सी इजीली। सो लंग हैज गॉट टू सर्कुलेशंस, टू टाइप्स की सर्कुलेशन इसमें होती हैं। नंबर एक, हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन. It supplies the systemic arterial blood to the trachea, bronchial tree including terminal bronchioles and supporting tissues of the lung and outer course यानी जिसको adventitia कहते हैं, of the pulmonary artery and pulmonary veins. The bronchial arteries are the branches of thoracic aorta that supplies most of its systemic arterial blood at the high pressure, but it is slightly lower than the aortic pressure. So जो bronchial arteries हैं, I repeat, all the branches of thoracic aorta. aorta में जितना प्रेशर होता है उसकी निस्बत इसमें प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट ब्रांचेस निकल रही हैं, तो एओर्टा में हाई प्रेशर होता है, लेकिन ब्रोंकियल आर्टरीज में प्रेशर स्लाइटली कम होगा एज कंपेयर टू thoracic pressures. तो नंबर वन मैंने बताया हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन, नंबर टू लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन। इन प्रेशर लो होगा लेकिन फ्लो ज्यादा होगा, ऑब्वियसली आपको जाहिर है दैट इज वीनस ब्लड। ठीक है जी, दैट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द एल्वियोलर कैपिलरीज। जो ये ब्लड होगा ये लो प्रेशर होगा बट हाई फ्लो होगा। तो pulmonary artery, it receives blood from the right ventricle and its arterial branches
carry blood to the alveolar capillaries for exchange of gases, and then pulmonary vein returns to the blood, ठीक है, to left atrium, ठीक है जी। तो पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड जो है वो लंग से वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। सो पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी वेसल्स, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स जो होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी extends only 5 centimeter beyond the apex of the right ventricle and then divides into right and left main branches that supply blood to the two respective lungs. So I repeat, the pulmonary artery extends only 5 centimeter beyond the apex of the right ventricle and then divides into left and right main branches that supplies to the both lungs. So pulmonary artery is thin. याद रखिएगा, pulmonary artery have compliance, इसका compliance भी better होता है because arteries and arterioles have large diameters. They are thin and distensible, allows them to compensate about 2/3 of the stroke volume of the right ventricle per beat. Pulmonary vein originates from the capillaries. आपको पहले बता दिया है, pulmonary veins are very short and empty blood into the left atrium. Bronchial vessels, bronchial vessels मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, originate from the thoracic aorta, ठीक है जी। Blood flows to the lung through small bronchial arteries. It is about 1 to 2% of the cardiac output, contains oxygenated blood, and it supplies to the supporting tissues of the lung. It also including connective tissue, septa, large and small bronchi. Blood passes through supporting tissues, empty into the pulmonary vein and enter into लेफ्ट एट्रियम। जो ब्रोंकियल वेसल्स हैं ये फिर एम्प्टी होती हैं इनटू पल्मोनरी वेन, यानी ये तमाम टिश्यूज को सप्लाई कर, देखें एओर्टा से ये निकलती हैं, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी डिसेंडिंग एओर्टा से ये निकलती हैं। इट इज अबाउट 1 to 2% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, और ये सप्लाई करती है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग्स, जो which includes connective tissue, septa, large and small bronchi, और ब्लड जो है फिर इन सपोर्टिंग टिश्यू से पास होकर इट एम्प्टी इनटू द पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन के अंदर जाकर ड्रेन हो रहा है, एंड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। Therefore, flow into the left atrium and left ventricle output is 1 to 2% is greater than the right ventricle output, क्योंकि यहाँ से भी ब्लड thoracic aorta से कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग में गया, वहां से फिर ये पल्मोनरी वेन में आएगा, पल्मोनरी वेन से फिर ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाएगा। इसलिए इसका लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट इज 1 to 2% इज ग्रेटर देन द राइट वेंट्रिकल आउटपुट। फिर लिम्फेटिक्स आ जाती हैं। लिम्फेटिक्स आर प्रेजेंट इन ऑल सपोर्टिव टिश्यूज ऑफ द लंग, beginning in connective tissue spaces that surrounds terminal bronchioles, ठीक है जी, coursing the hilum of the lung, then drain into the right thoracic lymphatic duct to prevent the pulmonary edema। यानी जितना हमारा एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन होकर राइट थोरेसिक डक्ट में आ जाता है, और इससे प्रिवेंशन होती है लंग्स की एडिमा की, पल्मोनरी एडिमा नहीं होता। नाउ प्रेशर इन द पल्मोनरी सिस्टम, आप इनमें प्रेशर कितना कितना होता है? तो प्रेशर इन द पल्मोनरी सिस्टम, वायवे में अक्सर आपसे पूछ सकते हैं कि प्रेशर पल्मोनरी सिस्टम में यानी सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, राइट वेंट्रिकल में कितना होता है, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कितना होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं वायवे वगैरह में।
So pressures in the pulmonary system. Systolic pressure in the right ventricle is about 25 millimeter of mercury. मैंने पहले भी बताया था आपको. And the diastolic pressure is about 0 to 1 millimeter. That is 1/5 of the left ventricle. So systolic pressure in the right ventricle is about 25 millimeter of mercury, and diastolic pressure is about 0 to 1 millimeter of mercury. ठीक है जी. So pressure in the pulmonary artery, ये देखो ना, पहले राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर होगा वही शिफ्ट होगा प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी. देखें, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर जाएगा लंग्स में. तो जो प्रेशर होगा इन द राइट वेंट्रिकल दैट इज 25, तो वही प्रेशर हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में वेंट्रिकल से. So during systole, the pressure in the pulmonary artery is equal to the pressure of the right ventricle. So at the end of systole and after the closure of pulmonary valve, यानी जब हमारे systole complete हो जाएगी right ventricle की और pulmonary valve हमारा close हो जाएगा, तो क्या होगा, pressure in the right ventricle rapidly fall करेगा, while the pressure in the pulmonary artery falls slowly. Due to क्यों? Because of blood flow through the capillaries of the lung. कि जब पल्मोनरी हमारा वेल्व क्लोज हो गया सिस्टली के बाद, तो प्रेशर जो है राइट वेंट्रिकल में वो सडनली फॉल कर जाएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में स्लोली फॉल करेगा, क्योंकि ब्लड आहिस्ता आहिस्ता आगे फ्लो कर रहा होता है थ्रू द लंग कैपिलरीज. सो सिस्टोलिक पल्मोनरी arterial pressure is 25 millimeter of mercury. Diastolic pulmonary arterial pressure is 8 millimeter of mercury. Mean pulmonary arterial pressure is 15 millimeter of mercury. And pulmonary capillary pressure is about 7 millimeter of mercury. ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए. pulmonary arteries के प्रेशर कितना है, pulmonary capillary का प्रेशर कितना है. Now left atrial, लेफ्ट आर्टीरियल एंड पल्मोनरी वीनस प्रेशर. ठीक है जी, आर्टरी का प्रेशर बता दिया. नाउ लेफ्ट आर्टीरियल एंड पल्मोनरी वीनस प्रेशर. द मीन प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम एंड मेजर पल्मोनरी वेन इज अबाउट 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर और लेफ्ट वीनस प्रेशर कितना है. लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, राइट मैंने प्रेशर आपको बता दिया था, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कितना था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दौरान, वो आपको मैंने बता दिया. अब लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट पल्मोनरी वीनस प्रेशर. द मीन प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम एंड मेजर पल्मोनरी वेन इज अबाउट 2 millimeter of mercury, that varying from 1 millimeter of mercury to 5 millimeter of mercury. Now blood volume in the lung कितना होता है, that is about 450 ml. About 9% of the total blood volume, approximately 70 ml in pulmonary capillaries होता है. ठीक है जी. और it lung serves as a blood reservoir. तो ब्लड अगर जरूरत हो तो फिर यहाँ से भी तेजी से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है. The automatic control of the blood flow. When the oxygen concentration of oxygen in the alveoli decreases below normal, the adjacent blood vessel constrict and the vascular resistance increases to 5 times. This is opposite to the systemic vessel. उसका उल्टा होता है systemic vessel. लेकिन इसमें क्या होता है, when the concentration of oxygen in the alveoli decreases below normal, the adjacent blood vessels constrict. जब आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एल्वेलाई में डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा कि आपकी ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी. ठीक है जी. तो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फिर क्या होगा, दैट विल रिलीजेस वेसोकंस्ट्रिक्टर फ्रॉम लंग टिश्यूज. दिस इन टर्न कॉजेज मोस्ट ऑफ द ब्लड टू फ्लो थ्रू अदर एरियाज ऑफ द लंग दैट आर बेटर एरिएटेड. यानी कुछ तरफ की वेसल जो हैं वो बंद हो जाएंगी, बाकी तरफ की वेसल जो है वो खुल जाएंगी.
तो वहां पर आपका ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई बेहतर होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उन एरिया में बेहतर हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है, ठीक है, एल्विलाई के अंदर, तो फिर क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल जो है वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ब्लड वेसल जो हैं उनमें लंग्स की ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है, कुछ के अंदर कम हो जाती है। तो जो एरियाज बेहतर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि ऑक्सीजन जो एल्विलाई में कम हुई है वो ज्यादा से ज्यादा हम वहां से पिक कर सकें, ब्लड पिक कर सकें और बॉडी की डिमांड पूरी हो सके। The effect of hydrostatic pressure gradient, effects of hydrostatic pressure gradients in the lungs on regional pulmonary blood flow. हमने इसमें जोन बना दी है, जोन 1, 2 and 3. In the normal upright adult, the pulmonary arterial pressure in the uppermost portion of the lungs is about 15 millimeter of mercury is less than the pulmonary arterial pressure at the level of heart. यानी जब हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर वाले जोन में, हमारे 3 जोन हमने बना दिए, अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन। अपर जोन हार्ट से ऊपर है, मिडल जोन जो है वो हार्ट के लेवल पर है और लोअर जोन जो है वो हार्ट से नीचे है। सो इन नॉर्मल अपराइट पोजीशन, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से हमारा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है हमारा वो थोड़ा उसमें वेरिएशन होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इन द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ लंग जो है वो कम होगा, दैट इज अबाउट 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेस देन द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एट द लेवल ऑफ हार्ट, उससे कम होगा 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हार्ट के लेवल पे जो प्रेशर होगा। बट द प्रेशर इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लंग इज अबाउट 8 मिलीमीटर इज ग्रेटर देन एट द हार्ट। जो हार्ट पे जो प्रेशर है उससे 8 मिलीमीटर लोअर जोन में प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक हो गया जी। सो एट रेस्ट इन स्टैंडिंग पोजीशन देयर इज लिटिल फ्लो इन द टॉप ऑफ द लंग, बट अबाउट 5 टाइम्स ऑफ दिस फ्लो इज this flow in lower portion of the blood zone। ठीक है जी, ऊपर का जो जोन में ब्लड कम होगा, नीचे के जोन में 5 टाइम जो है वो ज्यादा होगा। तो जोन हमने कौन से डिवाइड किए हैं, दैट इज जोन 1, 2 and 3। अब जोन 1, 2 and 3 pulmonary blood flow, capillaries in the alveolar area are distended by the pressure inside। ये याद रखिएगा, जो कैपिलरीज हैं उस पे जो प्रेशर आता है वो एल्वियोलर वॉल्स की डिस्टेंशन पे डिपेंड करता है। वो ज्यादा डिस्टेंड करेंगी तो उस पर प्रेशर कैपिलरीज पे ज्यादा आ जाएगा। तो कंप्रेस्ड बाय द एल्वियोलर प्रेशर आउटसाइड, so capillaries in the alveolar walls are distended by the pressure, blood pressure inside। यानी अगर एल्वियोलर वॉल में प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कैपिलरीज को ज्यादा प्रेस कर देंगी। So when alveolar air pressure becomes greater than the capillary pressure, capillaries are closed and there is no blood flow। So when the alveolar air pressure कैपिलरी प्रेशर से बढ़ जाएगा, एयर का दबाव ज्यादा कैपिलरीज वॉल पे आ जाएगा, कैपिलरीज क्लोज हो जाएंगी और ब्लड फ्लो हमारा नहीं होगा। सो जो जोन्स है, जोन 1 इसमें क्या होता है, नो ब्लड फ्लो ड्यूरिंग ऑल पोर्शन ऑफ द कार्डियक साइकिल। यानी होता क्या, व्हेन द, इसमें होगा क्या एक्सक्यूज मी, जोन 1 इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ जीरो फ्लो, इसको हम दूसरा नाम देते हैं जोन 1 को एरिया ऑफ जीरो फ्लो। यानी इसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, when alveolar pressure is greater than the pulmonary capillary pressure, capillaries remain collapsed and there is no blood flow। समझ आ गई। जोन 1 क्या है, जोन 1 it is also called area of zero flow। जीरो फ्लो क्यों होगा, when alveolar pressure is greater than the pulmonary capillary pressure, so capillaries will remain collapsed and there is no flow। ठीक है जी, that is called zone 1। इसकी occurrence क्या होती है,
when severe blood loss in upright portion, pulmonary artery pressure is low, पहले ही लो होता है, जब severe blood loss हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएंगी पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर, ठीक है, अपर जोन में. ब्रीदिंग अगेंस्ट एयर प्रेशर, दैट इज इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इज ग्रेटर. जो हमारा बात का क्या होता है कि व्हेन पर्सन ब्रीथ अगेंस्ट हाई एयर प्रेशर एज व्हेन ब्लोइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हम जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो बात का ऐसा होता है, दैट इज अगेंस्ट द प्रेशर. तो ब्रीदिंग अगेंस्ट एयर प्रेशर, दैट इज इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम म्यूजिक बजाते हैं तो उसमें जोर बहुत लगता है. जोन 2 दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो और इस एरिया ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो. पहला था एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो, दैट इज जोन 1. उसमें मैंने आपको बता दिया था कि एल्वियोलर प्रेशर इज ग्रेटर देन द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर. इसमें क्या होता है, इसमें पल्मोनरी कैपिलरीज कोलैप्स ड्यूरिंग डायस्टली और ओपन ड्यूरिंग सिस्टली. इसमें पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं दैट कोलैप्स ड्यूरिंग डायस्टली और ओपन ड्यूरिंग सिस्टली, यानी सिस्टली में प्रेशर ज्यादा होता है तो वो खुल जाता है. सो इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो ओनली ड्यूरिंग पीक्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, बिकॉज सिस्टोलिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द एल्वियोलर प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन द एल्वियोलर प्रेशर. तो इस दौरान हमारी जो इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो होगी, यानी मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी कैपिलरी जो है वो कोलैप्स कर जाती है ड्यूरिंग डायस्टली और पल्मोनरी कैपिलरी जो है वो ओपन हो जाती है ड्यूरिंग सिस्टली. तो ब्लड फ्लो जो है वो फिर इंटरमिटेंट होता है. जोन 3 दैट इज कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो. जोन 3 दैट इज कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो. इसमें क्या है जी, व्हेन कैपिलरी pulmonary capillary pressure is greater than alveolar pressure, so capillaries always remain open and there is continuous blood flow. So there is continuous blood flow because alveolar capillary pressure remains greater than the alveolar pressure during entire cardiac cycle, और इसके दौरान जो है हमारी कंटिन्यूस ब्लड फ्लो रहती है. अकरेंस क्या होती है, स्टैंडिंग पोजीशन यानी लाइंग पोजीशन और एक्सरसाइज पोजीशन, इस सब में हमारी ये जो है ना ब्लड फ्लो हमारी नॉर्मल रहती है, हमारी कंटिन्यूअसली फ्लो रहता है. इसकी अकरेंस जोन 3 की नॉर्मल किस पोजीशन में होती है, लाइंग पोजीशन में और एक्सरसाइज में. लाइंग पोजीशन में क्या होता है कि हमारा जो है वो ग्रेविटी का प्रेशर कम हो जाता है. लाइंग पोजीशन में हमारी बेसिस जो है वो तमाम नॉर्मल हो जाती हैं, लंग्स के जोन नॉर्मल हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो हमारा लाइंग पोजीशन में कंटिन्यूसली रहता है. स्टैंडिंग में डिफरेंट हो जाता है और एक्सरसाइज में भी, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको पता है ब्लड फ्लो की ज्यादा जरूरत होती है तो हमारे सारे जोन एक्टिवली काम करते हैं. तो देयर इज कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो इन केस ऑफ एक्सरसाइज एंड इन केस ऑफ लाइंग पोजीशन. ठीक है जी. सो नॉर्मल लंग 2 जोन ब्लड फ्लो होता रहता है, जोन 2 और जोन 3 में. ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स इंक्रीजेस 4 to 7 fold ड्यू टू नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ओपन कैपिलरीज, 3 times खुल जाती है मोर, और बाय डिस्टेंडिंग ऑल द कैपिलरीज एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फ्लो through each capillaries more than 2 folds. 2 factors prevent the rise in the pulmonary arterial pressure during maximum exercise, that is pulmonary artery pressure rises very little, that prevents the pulmonary edema. चलो ये कल हम दोबारा पढ़ेंगे. अच्छा, any question regarding zones, zone of lung? तो आज हमने पढ़ा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो तो बहुत आसान सा था. ठीक है जी. तो पल्मोनरी वेसल्स कौन सी होती हैं, ब्रोंकियल वेसल्स और लिम्फेटिक्स. ठीक है जी, ये हमने आपको तीनों का मैंने बता दिया था.
पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आपकी वेन्स, ठीक है जी। और उसके बाद ब्रोंकियल मैंने वेसल्स बताई हैं आपको, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द थोरेसिक एओर्टा, ठीक है जी। और ये एम्प्टी कहाँ पे होती है, इन द एम्प्टी कहाँ पे होती हैं पल्मोनरी ब्रोंकियल वेसल्स, एम्प्टी कहाँ पे होती हैं बेटा, भूल गए? हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, मैंने पूछा था पल्मोनरी जो ब्रोंकियल वेसल्स हैं, ब्रोंकियल्स हमारी वेसल्स हैं, ये एम्प्टी कहाँ पे होती हैं, बताया था मैंने। सर लेफ्ट एट्रियम में। हाँ जी, पल्मोनरी पहले वेन में से कनेक्ट करेंगी और ठीक है, एम्प्टी इनटू द पल्मोनरी वेन, और जो पल्मोनरी वेन है वो फिर वहां से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाएगा। सो इट एम्प्टी इनटू पल्मोनरी वेन, ठीक है जी। इसलिए आपका जो है मैंने बताया था कि फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम and left ventricle output is 1 to 2% greater than the right ventricular output। कि आपसे वाइवा में सवाल पूछ सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम में जो है फ्लो वो ज्यादा क्यों होता है, 1 to 2%, दैट इज ड्यू टू ब्रोंकियल वेसल जो एम्प्टी होती हैं इनटू द पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन आपको पता है वो फिर लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं। So the flow into the left atrium and left ventricle output is 1 to 2% greater than the right ventricle output। फिर मैंने आपको 3 जोन बताए हैं, ठीक है जी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए हमने 3 जोन बना दिए थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, और वो डिपेंड करता है आपके एल्व्यूलर प्रेशर पे। एल्व्यूलर प्रेशर ज्यादा होगा तो पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, उस प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो 2 जोन्स, जोन 1 when there is no blood flow, zone 2 intermittent blood flow, and zone 3 that is continuous blood flow। तो आपने ये 3 जोन याद रखने हैं, ठीक है जी। जोन 3 वो लाइन पोजीशन में और एक्सरसाइज में उसमें कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है हमारा, ठीक हो गया। तो मैंने सम अप कर दिया, आपकी ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी वेसल्स मैंने बताई, फिर ब्रोंकियल आपकी वेसल्स, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज जिसकी होती है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया तो प्रेशर इन द पल्मोनरी सिस्टम कितना होता है। प्रेशर ये याद रखने हैं आपने, याद रखिएगा। आई रिपीट, the systolic pulmonary arterial pressure is 25 millimeter of mercury, diastolic pulmonary arterial pressure is 8 millimeter of mercury, mean pulmonary arterial pressure is 15 millimeter of mercury, और pulmonary capillary pressure is about 7 millimeter of mercury। आपने ये प्रेशर वैल्यूज याद रखनी है, वायु में कोई एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ठीक है जी। और जोन्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जोन? हेलो 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 जी बेटा, हेलो। सर ये थर्ड जोन का बता दें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज और लाइंग पोजीशन में कॉन्टिन्यूस ब्लड कैसे होगा, मतलब लाइंग पोजीशन में, एक्सरसाइज में तो हम वर्क कर रहे होते हैं तो आउटपुट के तौर पर ब्लड इंक्रीज होता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, लेकिन लाइंग पोजीशन में कैसे है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने बताया था। देखें, जोन 1 में क्या था कि ऊपर प्रेशर कम है जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में है। जोन 1 में प्रेशर कम है, ठीक है ना, हार्ट के लेवल से ऊपर 15 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर कम होता है, हार्ट से नीचे जो है 8 मिलीमीटर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक
क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, हमारा वहां पे ज्यादा होता है, ग्रेविटी का पुलिंग ऑफ ब्लड ज्यादा होती है, नीचे ज्यादा होती है। जब हम लाइंग पोजीशन में होती है तो हमारा ग्रेविटी का इफेक्ट तीनों जोन पे बराबर आ जाएगा। जब हम लेट जाएंगे तो हमारा जोन 1 जो स्टैंडिंग पोजीशन में ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से कम हो गया था वहां पे ब्लड फ्लो, लाइंग पोजीशन में वो खत्म हो जाएगा। तो लाइंग पोजीशन में हमारे तीनों जोन, अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन, तीनों जोन में प्रेशर इक्वल हो गया है, तो इसलिए फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और एक्सरसाइज में क्या है, मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज में हमें ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत होती है, तो हमारी कैपिलरीज को ज्यादा काम करना पड़ता है। कैपिलरीज जो है वो आपको पता है, मैंने बताया कि उनमें कैपेसिटी होती है कि वो फैलती हैं। तो एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो, हमारी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो थ्रू कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड फ्लो हमारा बढ़ जाएगा। नीचे वाले जोन में तो ऑलरेडी ब्लड फ्लो ज्यादा होता है नॉर्मल, और जो दरमियान वाला होता है उसमें इंटरमिटेंट होता है। ऊपर वाले जोन में कम हो रहा होता है, बहुत कम होता है, होता नहीं है बाज़ का। तो क्या होता है, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हमारी कैपिलरीज ऊपर वाली भी खुल जाती हैं, ताकि एक्सरसाइज के दौरान अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है ताकि हमारी कंपनसेशन ज्यादा हो सके, तो ब्लड फ्लो ऊपर वाले जोन में भी बढ़ जाता है। ठीक है जी। प्रेशर जब बढ़ेगा, कैपिलरी का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। सो जोन, अपर जोन जो है वो भी हमारा ब्लड फ्लो बढ़ने से वहां पर भी कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो तीनों जोन में हमारा ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा, कैपिलरी प्रेशर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी पल्मोनरी वेसल्स में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ओके जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैंने अभी फिर जाना है यूएचएस। अगर तो वहां मुझे लेट हो गया तो फिर आपकी स्पेशल क्लास आज नहीं होगी। स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स सुन लें। हेलो। यस सर। स्पेशल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? यस यस सर। आपके लेक्चर के बाद मैंने फौरन यूएचएस जाना है। आज ये मीटिंग है कॉलेज की तरफ से, मैंने वहां जाना है मीटिंग में। अगर तो वहां से देखें, मैं अगर फारिग हो गया जल्दी तो आपकी क्लास में ले लूंगा, अदरवाइज फिर खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। फिर कल इंशाल्लाह फिर मैं आपकी स्पेशल क्लास ले लूंगा। तो स्पेशल क्लास स्टूडेंट देख लीजिएगा। अगर तो मैं 12 बजे तक फारिग हो गया, चांसेस थोड़े हैं कि मैं 12 बजे में फारिग होगा क्योंकि मीटिंग लंबी हो जाती है। अगर तो मैं फारिग हो गया तो फिर मैं आपकी क्लास ले लूंगा। अगर वहां लेट हो गया तो फिर आपकी क्लास में इंशाल्लाह स्पेशल क्लास में कल लूंगा। ठीक है जी। मैं आपको पहले बता दूं, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कहीं मेरा वेट ना करते रहें। 12 बजे देख लीजिएगा, एग्जैक्ट 12 बजे 12:05 तक देख लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर टेलिंग। आज लिया है, कल भी लूंगा इंशाल्लाह रेगुलर लेक्चर, वो तो मैं लेता रहूंगा। ठीक है जी। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह मुलाकात फिर होती है आप लोगों से रेगुलर क्लास के से, और स्पेशल क्लास आज प्लस माइनस है, तो इंशाल्लाह कल फिर मैं ले लूंगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। कब तक चांसेस हैं कॉलेज खुलने के? आप उधर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना? जस्ट 2 सफ़े बनेंगे, काइंडली आज देख लीजिएगा। जोन 1, 2, 3 मैंने आपको बता दिया, आसान थे। जोन 1 जो है, मैंने फिर रिपीट करता हूँ, नो ब्लड फ्लो। जोन 2 इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, और जोन 3 दैट इज कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन रात पता क्या, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें। आप एक भी दफा अपनी रीडिंग दे देंगे ना, तो क्या होगा कि पॉइंट है ना वो आपको ना होते हैं, तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो काइंडली आप ये पढ़ेंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। आसान चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें आपको आती होती हैं आपके प्रीवियस नॉलेज की वजह से। आपने जो एफएससी में या मैट्रिक वगैरह की क्लासेस में पढ़ी होती हैं, उसमें से बहुत सी चीजें रेस्पिरेशन में आपने पढ़ी होती हैं। तो आप एक दफा गाइडन के सफा पढ़ लेंगे, ये 2 सफ़े नहीं मुश्किल से बनते हैं, आप पढ़ लें, आधा घंटा नहीं लगेगा, तो आपको चीजें बहुत सी रिकॉल हो जाएंगी। उसका फायदा क्या होगा, उसको अंडरलाइन कर लें कि जब आप किसी टेस्ट की तैयारी करते हैं या प्रॉफ की तैयारी करते हैं, तो आपको हौसला होता है कि मैंने ये सफा पढ़ा हुआ है, आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं इजीली। नए सफ़े को पढ़ना मुश्किल होता है, और एक सफ़ा जिसको अंडरलाइन किया हो उसको आप पढ़ते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, तो आपको उसको मेमोराइज करना इजी हो जाता है, तो आपका हौसला भी बढ़ जाता है कि मैंने ये पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है।
तो इसलिए काइंडली डेली टॉपिक ना ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आसान आसान सी बातें हैं और मैं बिल्कुल आपको आसान आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी, और आपको समझ भी आ जाती है। इसलिए डेली का काम डेली कर लेंगे ना तो आपको फाइनल प्रेपरेशन में फायदा हो जाएगा, आसानी होगी। इसलिए काइंडली मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली पढ़ा करें, डेली पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है जी। चलें, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो ओके, अल्लाह सर कॉलेज कब तक खुलेंगे? कॉलेज देखो मोस्ट लाइकली जो अभी तक सुनने में आ रहे हैं कि शायद सितंबर में खुल जाएंगे अभी तक, लेकिन बहरहाल जो भी फैसला गवर्नमेंट ने करना है, फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन अभी तक जो र्यूमर्स हैं, जो हम सुन रहे हैं कि सितंबर में खुल जाएंगे अभी तक, बाकी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल फिर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज सर।